इंटरनेशनल लेवल पर ताइक्वांडो में भारत का नाम रोशन कर कश्मीर की आफरीन हैदर ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि कश्मीर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। श्रीनगर के बेमिना में रहने वाली 21 साल की ताइक्वांडो खिलाड़ी आफरीन हैदर ने अब तक विभिन्न राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कई पदक और पुरस्कार जीते हैं। आफरीन 7 साल की उम्र से ही ताइक्वांडो खेल रही हैं। हालांकि शुरुआत में उन्होंने इस खेल को शौकिया तौर पर खेला था, लेकिन बाद में ये खेल उनका प्रोफेशन बन गया। ताइक्वांडो न केवल आफरीन के लिए एक जुनून है, बल्कि वो इस खेल में अपने भविष्य की तलाश कर रही हैं। आफरीन ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा रखती हैं। मैंने कोई ऐसे सोच के नहीं किया था कि मैं प्रोफेशनली ताइक्वांडो को आगे लूँगी। बस स्कूल में ऐसे ही बच्चों को ट्रेनिंग करते हुए देखा तो मुझे लगा कि काफ़ी कूल है और मैंने ट्रेनिंग करना शुरू किया। देन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर अ नेशनल। आई won my first national medal in 2010. I won a gold medal and since then it became my passion. पहली बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिलने के बाद आफरीन ने खेल के बुनियादी कौशल को सुधारने के लिए दिल्ली में पेशेवर ताइक्वांडो एकेडमी में दाखिला लिया। उन्होंने ग्रैंड पिक्स कोरियन चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया और वहां अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। उनके सपने को पूरा करने में उनके माता पिता, खासकर उनकी मां का बहुत बड़ा योगदान है। डेफिनेटली मैंने हमेशा जो है अपनी बेटी को सपोर्ट किया हुआ है हर एक फील्ड में, हर एक स्टेप पे बिगनिंग से। तो बाकी पेरेंट्स को भी यही पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को जहां तक हो सके उनको सपोर्ट करें स्पोर्ट्स में जाने के लिए। अगर वो किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी स्पोर्ट्स इसमें फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको रोके ना, उनको सपोर्ट करें। आफरीन ने अपनी स्कूली पढ़ाई श्रीनगर के डीपीएस स्कूल से ही पूरी की। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। वर्तमान में आफरीन अंडर 62 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करती हैं। वो देश में नंबर 1 और विश्व स्तर पर अपनी श्रेणी में 85वें स्थान पर हैं। आफरीन इस साल एशियाई खेलों की भी तैयारी कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ कारणों से इसे रद्द कर दिया गया। अब आफरीन ओलंपिक में भाग लेना चाहती हैं। खुले आसमान और पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे इन गरीब बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा ये शिक्षक कोई और नहीं बल्कि कानून का रखवाला एक पुलिसकर्मी है। ये खूबसूरत तस्वीर उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से सामने आई है। अयोध्या के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में तैनात सब इंस्पेक्टर रंजीत यादव इन गरीब बच्चों के मसीहा बने हैं और उन्हें मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। रंजीत ने अपना स्कूल नाम से एक सराहनीय पहल शुरू की है, जिसके तहत वो खुर्जा कुंड के पास जयसिंह वार्ड के मलिन बस्ती के गरीब असहाय बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। ये लोग खजला कुंड के पास रहते हैं, इनका पूरा परिवार है। इस तरह से ये लोग इसी कार्य में भिक्षावृत्ति में जुड़े हुए हैं। इनके घर परिवार, गार्जियन सब लोग, बच्चे भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो फिर मैं यहाँ पे एक दिन पहुँचा मोटरसाइकिल से अपने, और इनके गार्जियंस को जुटाया कि आप लोग क्या अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो उसमें से कुछ गार्जियन थे जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, और मैंने उनको पढ़ा कि मैं अगर आपको कल से पढ़ाना शुरू करूँ तो कैसा लगेगा। वो लोग बोले कि बहुत अच्छा रहेगा सर, हमारे बच्चे अगर पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। अपना स्कूल नाम के इस स्कूल में अब तक 25 से 30 बच्चे रोजाना पढ़ने आते हैं। समय समय पर बच्चों के बीच पेंसिल, पेन, कॉपी और अन्य सामान भी बांटा जाता है। इतना ही नहीं, रंजीत यादव बस्ती में घूम घूम कर बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा, स्वच्छता और नशा मुक्ति के प्रति जागरूक भी करते हैं। शुरुआत में बस 30 बच्चे थे लगभग, अभी संख्या बढ़ी है
और इनके गार्जियन को लगातार मैं मोटिवेट करता हूँ कि भिक्षावृत्ति बहुत ख़राब चीज़ है, इससे आपकी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी तो ख़राब ही है और इन बच्चों का भविष्य ख़राब ना होने पाए, इसलिए मैं इन बच्चों के बीच में पढ़ाने आता हूँ, इन गार्जियन को समझाता हूँ कि इन बच्चों को रोज़ पढ़ाने के लिए भेजिए। सब इंस्पेक्टर रंजीत यादव अपनी ड्यूटी निभाते हुए इन बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। और मेरा मानना है कि मैंने अपनी ड्यूटी जो है उसको निभाते हुए, ड्यूटी फर्स्ट उसको करके मैं सुबह यहाँ आ जाता हूँ और उसके बाद 10 बजे अपने समय से ड्यूटी पर पहुँच जाता हूँ। तो इन बच्चों का भविष्य और अपनी ड्यूटी को तारतम्य सामंजस्य बैठाते हुए इनका भविष्य लेकर चलता हूँ और अपने विभाग की ड्यूटी को भी वरीयता देता हूँ। रंजीत यादव के इस नेक कार्य में कृषि विभाग में नियुक्त प्रमोद यादव भी सहयोग करते हैं। रंजीत बच्चों को शिक्षा देकर एक सच्ची इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। अपने इस नेक काम से रंजीत यादव ने सभी का दिल जीत लिया है। ये नजारा है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का। यहाँ नेपियर ब्रिज को शतरंज की तरह सजाया गया है। इस ब्रिज को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस पर शतरंज की बिसात बिछाई जा चुकी है। शतरंज के ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड की तरह दिखने वाला ये ब्रिज इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल ये तैयारी तमिलनाडु के मामलापुरम में शतरंज ओलंपियाड शुरू होने के पहले की है। आपको बता दें 28 जुलाई से 44वां शतरंज ओलंपियाड शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही चेन्नई के नेपियर ब्रिज को शतरंज की तरह पेंट करके सजाया गया है। This is a very creative thought done by the government of Tamil Nadu, because last time when I came here it was a plain bridge, so now it's surprising that we have seen a chessboard here, so it is really nice to see. तमिलनाडु में शतरंज ओलंपियाड को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अब यहाँ के कोयम्बटूर के स्कूली छात्रों ने नमक का इस्तेमाल कर शतरंज ओलंपियाड की प्रतिलिपि तैयार की है। Actually depicted the International Chess Olympiad mascot. We tried to create a mosaic of the mascot with the common salt. We did it with 4 colors and the size of it is 20 feet by 40 feet. आपको बता दें 10 अगस्त तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 187 देशों के 2000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन समारोह चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस ओलंपियाड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तिरंगे के रंग में रंगा रेलवे स्टेशन, चारों तरफ गुब्बारे और स्टेशन पर लगी क्रांति वीरों की तस्वीरें। ये नजारा है प्रयागराज जंक्शन का, जो इन दिनों यात्रियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बता दें कि देश अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के 75 साल के मौके पर पूरे देश में अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। इनमें भारतीय रेलवे भी हिस्सा ले रहा है। इस खास मौके पर रेलवे ने 1 हफ्ते का आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन नाम से कार्यक्रम आयोजित किया है। आजादी का जश्न मनाने के लिए रेलवे ने देश के 75 स्टेशन को चिन्हित किया। ये रेलवे स्टेशन किसी न किसी रूप से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हैं। इन्हीं 75 स्टेशन में प्रयागराज जंक्शन भी शामिल है। इसी कार्यक्रम के तहत प्रयागराज जंक्शन को
तिरंगे के रंग में रंगा गया है। प्रयागराज जंक्शन के मुख्य हॉल में यहाँ के गुमनाम शहीदों की गौरव गाथा को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी लगाई गई है। स्टेशन पर लगी इस प्रदर्शनी में ऐसे 13 गुमनाम शहीदों की गौरव गाथा दर्शाई गई है जिनके बारे में आम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। जी अच्छा लगा कि जिन्हें मैं अपने होल लाइफ में नहीं जानता था उनको मैंने जाना कि ये सब हमारे पूर्वज जो आज़ादी की लड़ाई लड़े, देश की आज़ादी में इन्होंने अपना योगदान दिया और वो अपनी शहादत इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया। उनको देख के नम आँखों से मुझे ये महसूस हुआ कि ये देश कितने वीर लोगों से भरा पड़ा हुआ है जिनके बारे में हम लोग जानते भी नहीं हैं। अमृत महोत्सव आयोजन के तहत प्रयागराज स्टेशन भी तिरंगे की रोशनी से जगमग हो गया है। यहाँ राष्ट्रभक्ति गीत भी यात्रियों को सुनाए जा रहे हैं। रेलवे जनरल मैनेजर प्रमोद कुमार ने भी प्रदर्शनी देखने के बाद शहीदों को नमन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75 वर्ष आज़ादी के पूर्ण होने के अवसर पर, और इसके लिए रेलवे ने अपने 75 स्टेशन चुने हैं जिन पर हम लोग जितने वहाँ के क्रांतिकारी हैं, जो साहित्यकार हैं, जिन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका दी, उनको याद करके उनके बारे में बताया जा रहा है। सब लोग उनसे प्रेरणा लें और उन्हें याद कर पाएं। हम लोग इस तरह की प्रदर्शनी संगम पे लगाते आए हैं, पहले भी आपने देखा होगा, लेकिन इस समय क्योंकि स्टेशनों पे बड़े बुजुर्ग और बच्चे सभी आते रहते हैं और काफ़ी जनसंख्या में आना जाना रहता है प्रयागराज स्टेशन पर, तो हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चे और जो जनसंख्या है वो सब हमें देखें कि कितने हमारे क्रांतिकारी थे जो कि प्रयागराज से जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपना योगदान दिया, जिसके वजह से हम लोग आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन नाम का ये कार्यक्रम प्रयागराज जंक्शन पर 23 जुलाई तक चलेगा। इस मौके पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाई और बहन के बीच अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। भाई की कलाई पर राखी बांधकर बहन लंबी उम्र की कामना करती है। प्लास्टिक और चाइनीज राखियों से पटा बाजार इस बार इको फ्रेंडली और स्वदेशी होने जा रहा है। बाजार में इको फ्रेंडली टेराकोटा से बनी राखियां छाने को तैयार हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रही अलग अलग आकार में बनी रंग बिरंगी ये राखियां हर किसी का दिल जीत रही हैं। इन राखियों की खासियत ये है कि इन्हें मिट्टी से तैयार किया गया है। इनके डिजाइन, रंगत और फिनिशिंग ऐसी है कि देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये राखियां मिट्टी से तैयार की गई हैं। गोरखपुर की ये महिलाएं जिस राखी पर कलर कर रही हैं, ये राखी पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं। इन्हें टेराकोटा मिट्टी से तैयार किया गया है। राखी बनाने वाली महिला ने बताया कि वो हर साल कुछ राखियां बना रही थीं, लेकिन कोविड की वजह से कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन कोरोना कम होने के बाद इस साल इन राखियों के काफी ऑर्डर आ रहे हैं। हम लोग हर साल थोड़ी बहुत राखियां बनाते हैं। इस बार जैसे 2 साल कोविड में चला गया तो उसमें हम लोग का कोई अच्छा खासा रिस्पांस कुछ हुआ नहीं, तो इस बार रिस्पांस मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे होलसेल ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, तो इस साल हम लोग बना रहे हैं, अच्छी खासी अमाउंट में बना रहे हैं। टेराकोटा की राखियाँ बना रहे हैं जो कि इको फ्रेंडली है, पर्यावरण से युक्त है और इसे लोग पसंद कर रहे हैं। और इसमें जो कलर हम लोग यूज़ करते हैं वो फैब्रिक कलर होता है। ऑयल पेंट भी यूज़ करते हैं, तो ये कुछ नुकसान नहीं करता है स्किन पे और बहुत अच्छा लग रहा है ये। इस बार रक्षाबंधन में मिट्टी से बनी इन राखियों की डिमांड काफी बढ़ गई है।
इन राखियों को बनाने में मिट्टी, लोहे के पतले तार, वाटरप्रूफ पेंट, सूती धागे और ऊन का यूज किया गया है। इसे बनाने के बाद इन राखियों को बिल्कुल रेडीमेड पैकिंग में पैक किया जा रहा है। इन राखियों को बनाने वाली शिखा किसी सांचे का यूज नहीं करती हैं, बल्कि ये पूरी तरह से हैंडमेड राखी बनाती हैं। टेराकोटा की राखियां बनाने वाली शिखा बीकॉम करने के बाद पिछले करीब 6 साल से शिल्प कला में अपना हुनर दिखा रही हैं। इनकी राखियों का डिजाइन मन को भा रहा है, जो ग्राहकों को लेने के लिए मजबूर करेगा। किसी पर ओम है तो किसी पर रुद्राक्ष का डिजाइन। साथ ही लोग अपने भाइयों के नाम की भी राखियां ऑर्डर पर बनवा रहे हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस हम लोग बनाए हैं। जैसे गणेश जी की राखी है गणेश डिज़ाइन में, और कुछ रुद्राक्ष की राखियां हैं, कुछ हम लोग प्लेन करके उस पर ओम स्वास्तिक लिख रहे हैं और बहुत कुछ लिख रहे हैं। और सबसे अलग चीज़ इस बार ये हुई है कि हम लोग कस्टमाइज राखी भाइयों के नाम से बना रहे हैं। जिसके भाई का जो नाम रहता है वो हम लोग प्लेन करके उस पर लिखते हैं, तो वो ज़्यादा डिमांड में है। वो लगभग काफ़ी लोग बनवा रहे हैं। 5 साल पहले तक गोरखपुर के शिल्प कला टेराकोटा के कारीगरों को कुछ खास तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन साल 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेराकोटा के प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया, तो टेराकोटा शिल्पकारों की किस्मत बदल गई और अब उनके पास पारंपरिक टेराकोटा उत्पादकों की भारी मांग आ रही है। आपको बता दें कि ये राखियां ना तो आपकी स्किन के लिए और ना ही पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हैं। ये है अनिल यादव, जो देश के सबसे कम उम्र के सरपंच बन गए हैं। इनकी उम्र महज 21 साल 6 दिन है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के रहने वाले अनिल यादव को विदिशा जिले के सिरोंज तहसील के ग्राम पंचायत सरेखों का नया सरपंच चुना गया है। उन्होंने हाल ही में हुए सरपंच के चुनाव में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के भतीजे विवेक शर्मा को हराया है। आपको बता दें, अनिल को 562 वोट मिले हैं, जबकि विवेक को केवल 550 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। ऐसे में अनिल की महज 12 वोटों से ही जीत हुई है। अनिल यादव बीजेपी की विचारधारा के समर्थक हैं। ऐसे में वो विकास के नए रिकॉर्ड बनाने की इच्छा जताते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर गांव में प्रवेश करे तो लगे उसे कि आसपास की पंचायतों में जहां घूमकर आए उसके मुकाबले यहाँ बहुत शानदार व्यवस्था है। ऐसा मुझे करके दिखाना है। आपको बता दें, अनिल यादव पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रहे हैं। इससे पहले वो शहर में रहते थे और वहां पर एमएमपीएससी की तैयारी कर रहे थे। लॉकडाउन के कारण उन्हें घर वापस आना पड़ा था और तब से वो गांव में ही रह रहे हैं। अनिल पढ़ाई में काफी अच्छे हैं। लॉकडाउन लगने के बाद जब वो गांव आए तो उन्होंने गांव के विकास और सहयोग के लिए काफी काम किया। अनिल की मां पहले सरपंच रह चुकी हैं। एमपीपीएससी की तैयारी भी की है मैंने, और बीए मेरा पॉलिटिकल साइंस से गुना से मैंने कंप्लीट किया है, और अभी एमए चल रहा है मेरा सरोन से पॉलिटिकल साइंस से। फाइनल ईयर में हूँ अब की मैं। मैंने गुना में एमपीपीएससी की तैयारी करी है। उसी दौरान में सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीति से जुड़ा रहा, और फिर बीच में जो लॉकडाउन लगा तो हम गुना से घर आए 2 साल के लिए। अभी 2 साल पहले से गांव रुक रहे हैं हम। गांव में जब रुकना हुआ तो लोगों से जुड़ना हुआ। मेरी माताजी सरपंच थी, तो इस दौरान मेरा पंचायत में आना जाना लगा रहता था। तो लोगों ने मुझे समझा और मैंने लोगों को समझने का प्रयास किया। तो खुद लोगों में एक भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने ही एक मैसेज दिया कि अब की बार सरपंची के लिए अनिल को खड़ा किया जाए, अन्ना को खड़ा किया जाए, सरपंची में उम्मीदवार बनाया जाए। और सब गांव वालों का प्रयास ही था। हालांकि उन्होंने जिस कारण भी व्यवहार देखकर, अपना काम देखकर, अपनी जो भी है एजुकेशन देखकर, और एक युवा, सबसे बड़ी बात युवा देखकर उन्होंने जो उम्मीदवार मुझे बनाया, और अंत में उन्होंने ही मुझे जीत हासिल कराई है। इस मुकाम तक उन्होंने पहुंचाया है मुझे। आपको बता दें, इससे पहले देश के सबसे कम उम्र वाले सरपंच का खिताब राजस्थान के भरतपुर जिले के डिंग पंचायत की सरपंच असरूनी खान के नाम पर था। असरूनी खान की उम्र 21 साल 18 दिन थी जब वो सरपंच बनी थी, जबकि अनिल की उम्र की बात करें तो उनकी उम्र 21 साल 6 दिन है।
ऐसे में उम्र में असुनी खान से छोटे होने के कारण अनिल अब देश के सबसे कम उम्र वाले सरपंच बन गए हैं। अनिल चाहते हैं कि जो जिम्मेदारी गांव वालों ने उन्हें दी है उसे वो बखूबी निभाएं और अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।